वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो जो लेक्चर था उसमें हमने हमारी मोटर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में हमारे जितने भी लॉसेस थे हमने उन सबको स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे मोटर के सिलेक्शन के लिए। तो मोटर का सिलेक्शन देखिए, हमने जो लास्ट था उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स पढ़े थे कि ब्रॉडली क्लासिफाइड किया था कि ये हमारी मोटर की क्लासिफिकेशन है, इस मोटर की ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है। जैसे डीसी मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या था कि डीसी मोटर जो होती है वो हायर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ की जाती है। शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि शंट मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए काम में आती है। तो ये डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो पहला पॉइंट है वो है मोटर सिलेक्शन। अगर हम मोटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम मोटर को परचेज़ करने जा रहे हैं किसी मोटर को, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम मोटर सेलेक्ट करने जा रहे हैं किस लोड के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि हमें इस लोड को इस मोटर से चलाना है, तभी तो हम मोटर को सेलेक्ट करने जाएंगे। तो सबसे जो प्राइम कंसिडरेशन होता है मोटर की चॉइस का, वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है ना। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप जो उस मोटर को यूज़ कर रहे हो, आपको वो मोटर का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसका टॉर्क पता होना चाहिए कि आपको ये मोटर चलानी है, इसका टॉर्क ये होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो देखी जाती है उसका ड्यूटी पर लोड साइकिल। अब ड्यूटी पर लोड साइकिल है वो क्या डिटरमाइन करेगा? उसका लोडिंग भाई किसी पर्टिकुलर ड्यूटी टाइम पीरियड पे आप उस पर्टिकुलर मोटर को कितना लोड पे चला रहे हो, तो ये उसका किसको बताएगा? ये उसकी बताएगा लोडिंग को। तो इसके लिए यूज़ करना पड़ता है थर्मल टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड। मतलब आप जो मोटर सेलेक्ट करने जा रहे हो, आपका उसका कूलिंग जो मेथड है या उसका कूलिंग जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट कंसिडरेशन ना। किसी मोटर को सेलेक्ट करने के लिए तीन चार कंडीशंस होती हैं, जो मतलब उस मोटर को जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं या परचेज़ करने जाते हैं। तो जैसे अब मान लो पहली कंडीशन तो हो गई कि आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपको उसकी थर्मल लोडिंग का पता होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशंस होती हैं जो मोटर की चॉइस को अफेक्ट करती हैं, वो होती है स्पेशल मोटर की डिज़ाइन। स्पेशल मोटर का डिज़ाइन मतलब आप देखिए, एक तो जनरल पर्पज़ की एप्लीकेशन मोटर होती हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो वो जो स्पेशली डिज़ाइन मोटर होती हैं उन पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, उन पर जो स्पेशली इफ़ेक्ट होते हैं, ये तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होगा या सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी मोटर का डिज़ाइन, कि आपकी मोटर का डिज़ाइन कैसा है। सेकंड होता है कि जितनी भी आपकी एम्बिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं जो आपकी मोटर की चॉइस को अफेक्ट करती हैं, वो क्या क्या है? डस्टी एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल स्पेस। मतलब आप अपनी मोटर को किस स्पेस पे यूज़ करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ डस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये डस्टी, ये कोरोसिव, ये सब चीज़ें हमारी मोटर को अफेक्ट करेंगी ना। कोई मोटर ऐसे खुले में बाहर रखी हुई होगी तो ऑब्वियसली भाई उसका भी एजिंग लाइफ होता है, उसमें भी डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, आपके मोटर के सिलेक्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन को आप चलाना चाहते हैं, जिस एप्लीकेशन के लिए आप जिस पर्टिकुलर मोटर को यूज़ कर रहे हैं, उस लोड का टॉर्क और आपकी मोटर का टॉर्क जो है उनके बीच में क्या होना चाहिए? उनके बीच में मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मोटर के सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइस। देखिए, हमारे इंडिया में लोग क्या होता है, प्राइस जो होता है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में लो प्राइस पर क्या यूज़ कर लेते हैं, मोटर्स को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है, अगर अपन ने एक बार लो प्राइस पे मोटर को यूज़ कर ली, अब आपने लो प्राइस पर किसी मोटर को यूज़ किया तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाती है, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब उस मोटर के डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब
उस मोटर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, मतलब वो मोटर क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, आपको दूसरी मोटर परचेज करनी पड़ेगी। तो आप देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड पड़ जाता है, आपको कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया अगर आपको एक ही साल में 2 बार मोटर रिप्लेस करना पड़ गया। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में अच्छी ब्रांडेड इक्विपमेंट, ब्रांडेड जो फीचर्स होते हैं उनकी मोटर को यूज कीजिए, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहे। ठीक है, ऐसा माना जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में या IEEE के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मोटर अपनी 75% लोडिंग पे काम कर रही है तो उस मोटर को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं। इनके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं रीड आउट कर देती हूँ। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया कि यदि कोई मोटर 75% ऑफ लोडिंग पे रन करती है तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसका रिएक्टिव पावर ड्रोन हमें देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है वो अलग अलग रूल्स देता है। जैसे जब अपन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हैं तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में एक बुक होती है, उस बुक में सारे रूल्स स्पेसिफाई होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। हमारे घरों में जो ये स्विचेस वगैरह लगाए जाते हैं इनसे रिलेटेड सारे रूल्स स्पेसिफाइड होते हैं। वैसे ही जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मोटर होती है वो भी अपने कुछ रूल्स अलाउ करती है, कुछ रूल्स फॉलो करती है। वो रूल्स क्या है, तो वो रूल्स कहता है कि यदि कोई मोटर जो है 50 किलोवाट की मोटर है तो वो 15% टॉलरेंस एफिशिएंसी पे काम करती है, और यदि 50 किलोवाट से अबव की मोटर है तो वो 10% के टॉलरेंस पे। अब ये टॉलरेंस का क्या मतलब है, टॉलरेंस का यहाँ पे मतलब है कि यदि कोई मोटर 50 किलोवाट तक की है तो वो अपने अंदर 15% अगर उसमें टॉलरेंस बैंड होता है या 15% तक अगर उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो भी वो अपनी एफिशिएंसी के साथ रन करती है। और यदि किसी मोटर की रेटिंग 50 किलोवाट से ज़्यादा है तो वो 10% की, मतलब अगर ऐसा उस पर लिखा हुआ है तो आप उसको स्टैंडर्ड वैल्यू समझिए और आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से एफिशिएंसी की कंसिडरेशन भी दी जाती है। और स्ट्रे लोड लॉसेस का मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब मोटर का डिज़ाइन किया जाता है तो जो डिज़ाइनर होता है वो IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी रेटिंग के हिसाब से उसमें स्ट्रे लोड लॉसेस को स्पेसिफाई कर देता है कि इतने से इतने रेटिंग पर इतना लॉस होगा, इतने से इतने रेटिंग पर इतना लॉस होगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी, उसकी कॉस्ट बेनिफिट, ये सब हमें देखना होता है। तो ये मोटर का सिलेक्शन हो गया कि मोटर को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मोटर को तो आपको ये सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होता है, देखिए जो हमारी एग्जिस्टिंग मोटर है, जो हम कन्वेंशनली जिस मोटर को हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग मोटर है उसमें हम कुछ ऐसा इन्वेंशन करें, हम उसमें कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट करें। अब वो इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आप उसमें डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, चाहे आप उसमें उसके लॉसेस को रिड्यूस करने का कुछ कर दीजिए, चाहे आप उसमें उसकी कोर की डिज़ाइन या उसमें जो भी कोर आप यूज़ कर रहे हो उसके मटेरियल को चेंज कर दीजिए। आप कुछ भी कीजिए, आप उसके लेमिनेशन को चेंज कर दीजिए, आप उसके स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप को चेंज कर दीजिए। तो आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट कीजिए, कोई भी डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कीजिए, लेकिन वो डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपकी एग्जिस्टिंग मोटर की एफिशिएंसी से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी दे। अगर आपका कोई भी डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट आपकी एफिशिएंसी को एग्जिस्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी से बढ़ा देता है तो वो मोटर आपकी कहलाती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपने कोई डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट किया लेकिन आपके आउटपुट में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वो मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर नहीं कहलाएगी। ठीक है, देखो रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने कितना इनपुट दिया ये मैटर नहीं करता, आपने कितना इनपुट सेव किया ये भी मैटर नहीं करता। सपोज कीजिए आपने किसी मोटर को 500 वोल्ट की ज़रूरत थी, आपने उसको 100 या 150 पर चलाया, लेकिन अगर वो आपको रेटेड आउटपुट नहीं दे रही है, आपको जिस एप्लीकेशन के लिए उस मोटर को यूज़ करना है वो उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो कोई काम की नहीं है वो सेविंग। मतलब आउटपुट इज़ मस्ट भी हाई। तो यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट मोटर की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो आपका सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा अगर आपकी एफिशिएंसी आती है किसी भी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को अप्लाई करके तो आपकी मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर कहलाती है। अब ये डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है, आप कोर में डिज़ाइन कर दीजिए, आप लेमिनेशन कर दीजिए, आप स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप को कम कर दीजिए। अब ये जो है
एक टिपिकल ग्राफ है। ग्राफ किस किस के बीच में है? एफिशिएंसी और मोटर की रेटिंग के बीच में। तो इसमें आपको क्लियर है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये आपका स्टैंडर्ड मोटर का है, ये जो नीचे की तरफ जो है ये वाला, ये आपका स्टैंडर्ड मोटर का ग्राफ है, और जो ऊपर वाला है ये आपका हायर एफिशिएंट या एफिशिएंट मोटर का ग्राफ है। तो ग्राफ को देखकर ये क्लियर है कि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती हैं उनकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टैंडर्ड मोटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब चलिए, अब हमने कहा कि हम करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट, तो हम लॉसेस की बात करते हैं। क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट में आप स्टेटर रोटर के बीच का गैप कम कर रहे हो, आप उसके कोर मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो आप डिज़ाइनिंग के समय ही कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग के समय पूरी हो जाती है ना ये सब चीज़ें, तो उसका कोर मटेरियल भी उसके डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे, उसका लैमिनेशन भी उसके डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हमें करना है लॉसेस को रिड्यूस, कि अगर हम लॉसेस को रिड्यूस कर देंगे तो भी तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। एफिशिएंसी कम इंप्रूव होगी मतलब लॉसेस कम कर दीजिए। तो ये एक डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट या एक डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन किया हुआ है जिसमें हम लॉसेस को रिड्यूस करते हैं। अब लॉसेस जो होते हैं ये आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल्ड हम एनालिसिस कर चुके थे कि कैसे लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, जो आपके स्टेटर एंड रोटर आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है टोटल लॉसेस में वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब 55 से लेकर 60% लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्टेटर और रोटर लॉस होते हैं। ठीक है, और इनको हम कैसे कम करेंगे? रेजिस्टेंस को कम करके, रेजिस्टेंस को ही कम करेंगे ना हम। और रेजिस्टेंस को कम कैसे करोगे? रेजिस्टेंस को कम करेंगे क्योंकि R = ρl/A। आप एक को बढ़ा दीजिए, आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। आप एक को कैसे बढ़ाएंगे? आप थिन लैमिनेशंस की लार्ज एरिया वाली कोर मटेरियल्स यूज़ कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा? आपकी जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कोर का जो एरिया है उसको आपको इंक्रीज़ करना है ताकि आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। उसके बाद कोर लॉसेस होते हैं। स्टेटर और रोटर लॉस के बाद कोर लॉस ऐसे लॉस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन टोटल लॉस में कितना होता है? 20 to 25%। दिख रहा है ना, ये 20 to 25% कंट्रीब्यूशन होता है कोर लॉसेस का टोटल लॉस में। अब कोर लॉस आपको पता है हिस्टैरिसीस होता है, एडी करंट होता है। रिड्यूस कैसे करेंगे ये भी आप लोग पिछले में पढ़ चुके हैं। लैमिनेशन यूज़ कर लीजिए, BH कर्व ऐसा यूज़ कर लेते हैं जिसका एरिया लॉस हो। थर्ड होता है हमारा स्ट्रे लोड लॉस। अब स्ट्रे लोड लॉस हमने पढ़ा था कि स्ट्रे लोड लॉस जो होता है वो उसको हम एफिशिएंसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रे लोड लॉस जो होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल लोड में वो होता है 4 to 5%। ठीक है, और इन लॉसेस को रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप केयरफुली जो स्लॉट नंबर आप ले रहे हैं उनका सिलेक्शन कर लीजिए, या जो आप इनके बीच का जो एयर गैप है उसकी ज्योमेट्री उसको थोड़ा और अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन के साथ सिस्टम को डिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो कुछ रूल्स, एक जो स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपकी जो ये जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड 1231 कहता है कि आपकी जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी जो स्टैंडर्ड मोटर होती है उसके कंपैरिजन में 3 to 7% हायर होती है। मतलब एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग मोटर की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में 3 से 7% हायर होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जो भी ये बेनिफिट्स हम कर रहे हैं, जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमें इन्हें करना है ताकि हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ इनको रिप्लेस कर रहे हैं, इनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर अगर यूज़ हो जाएगी तो हमारे जो चीज़ों का लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा, हमारी एप्लीकेशंस बढ़ जाएंगी, कॉपर की सेविंग होती है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल ही है भाई, वो पावर का सेविंग कर रही है, लॉसेस को रिड्यूस कर रही है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रही है, तो एक तरह से एफिशिएंट वे में यूज़ होती है, तो वो एनर्जी एफिशिएंट है। ये जो हमने पढ़ा कि किस लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं उसका बेसिक ओवरव्यू है कि कौन से लॉस को कैसे करते हैं, ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये वीडियो अवेलेबल है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।